अब मसला असदुद्दीन अवैसी टाइप के लोगों का जो कि अपनी चौधराहट कायम करते हैं। आप मुझे ये बताएं कितने जलसे करते हैं, कितने आंदोलन करते हैं? आपने कभी इनके आंदोलन में इनके बेटे बेटी को देखा? आम मुसलमान को ला रहे हैं, बेटा बेटी अमेरिका में पढ़ते हैं। ये अकबरुद्दीन अवैसी का बेटा अभी इसने कैलिफोर्निया से डॉक्टरी की है, अकबरुद्दीन अवैसी के बेटे ने। असदुद्दीन अवैसी का दामाद अमेरिका में पढ़ के आया। आंदोलन के लिए आम मुसलमान को बिठाते हैं। तो ये मुनाफिक हैं, हिपोक्रेट्स हैं। उनका आप ट्विटर अकाउंट देख लें, आरफा खानम शेरवानी का देख लें, जुबैर का देख लें, एक बार भी मुसलमान की किसी गलतकारी को नहीं दिखा रहे। दूसरी बात यह है कि अरफा खानम शेरवानी, राना अयूब कहते हैं मदरसा इज नेसेसरी। मुझे कोई बता दें इनकी फैमिली के कितने बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं? नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और इस वक्त जो खास मेहमान हमारे साथ, मुझे नहीं लगता उन्हें किसी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत है। एक बड़े इन्फ्लुएंसर जिन्हें काफी देखा, सुना और सराहा जाता है, हमारे साथ वन एंड ओनली आरिफ अजाकिया साहब है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मैम। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और आपसे आगे मैं बढ़ूं और आरिफ साहब से बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आप भी सुनना चाहते हैं। आपसे मेरी एक अपील है, और आपसे अपील ये है कि अदिति त्यागी ऑफिशियल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही आपको शेयर भी करना है। जो आपके सोशल सर्कल्स हैं वहां पर शेयर करें। और लगातार मेरी कोशिश होगी, जैसे कि आज आप आरिफ साहब को देख रहे हैं, आगे भी ऐसे ही बड़े गेस्ट मैं लाऊं और उनकी बात आप तक पहुंचाऊं। तो एक ब्रिज का काम मैं करूं आपके और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के बीच। आरिफ साहब, सबसे पहला सवाल जिसके बारे में हम और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो काफी पढ़ते हैं और सुन रहे हैं, और वो है लंदन की डेमोग्राफी चेंज होने की बात। लंदन की डेमोग्राफी, क्या माना जाए वहां पर जो मुस्लिम्स हैं वो बहुत बड़ी संख्या में वहां पर हैं, क्या ये प्लान्ड है? और कुछ लोग कहते हैं ये बहुत ही स्कैरी है। आप इन सारी स्टेटमेंट्स को किस तरह से देखते हैं? देखें, डेमोग्राफी चेंज अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन की परसेंटेज कोई इतनी ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। पॉपुलेशन परसेंटेज 5 से 6% मुस्लिम है यहाँ पे। लेकिन आपको पता है कि जनरली मुसलमान का जो एटीट्यूड होता है वो बदमाशी वाला होता है, और वो जहां भी होता है वो कहता है सारे राइट्स मेरे, बाकी किसी के राइट्स नहीं। और ये बेसिकली ये एक हमारी बेसिक टीचिंग्स में भी खराबी है, क्योंकि मैं तो पैदा मुसलमानों में हुआ हूँ, पला बड़ा मुसलमानों में हूँ। हमें जब पहली बार मदरसे में डाला जाता है ना 4-5 साल की उम्र में, पहली चीज हमें ये सिखाई जाती है कि तुम सुपीरियर हो, क्योंकि तुम मुसलमान हो, सिर्फ तुम करेक्ट हो, सिर्फ तुम जन्नत में जाओगे, बाकी सब गलत है। तो वहां से जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है और हम कहते हैं कि हमारे राइट्स। अब जैसे मिसाल है कि एक हिंदू का कोई फेस्टिवल आता है, वो जुलूस निकालेगा तो इस पर ये पत्थरबाजी करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जब मुसलमानों की रमजान आएगी तो सड़कों पे इफ्तारी भी करेंगे, सड़कों पे नमाज भी पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे। वो कहते हैं वो हमारा अधिकार है। तो डेमोग्राफिक चेंजेस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो शहर है ना, मेजर सिटीज, लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ब्रेडफोर्ड वगैरह, वहां से गोरे जो हैं वो जा रहे हैं, छोड़ छोड़ के रूरल एरियाज में चले गए हैं। अब वहां पे जो मेयर्स हैं वो मुसलमान इलेक्ट हो रहे हैं। वो हिंदू या सिख क्यों इलेक्ट नहीं हो रहे? इसलिए कि हिंदू और सिखों में यूनिटी नहीं है। हिंदू तो सेक्युलरिज्म का मारा हुआ है मेजोरिटी। थोड़ा बहुत आज है जो अपने राइट्स के लिए आवाज उठा रहा है, अदरवाइज तो वो सेक्युलर। वो तो डरता है कि मैं अपने आप को हिंदू कहूंगा तो लोग मुझे पता नहीं क्या कुछ समझेंगे। तो मुसलमान ये चीज नहीं करता। अब उसमें पाकिस्तानी भी हैं, अरब भी हैं, तुर्क भी हैं, ईस्ट यूरोपियन, कोसोवो, अल्बानिया वगैरह के भी हैं, बोस्निया के भी हैं। दुनिया भर के मुसलमान यहाँ पे हैं जो कि अपने यूनिटी शो करके। तो ये एक बदमाशी है। शरिया के लो यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में लोगों ने जबरदस्ती के डाले हुए हैं। एक मिसाल ले लें, अब केरला स्टोरी फिल्म आई है। केरला स्टोरी फिल्म एक रियलिटी के ऊपर है कि आईएसआईएस ने अत्याचार किए थे, औरतों के ऊपर अत्याचार किए थे। इसमें कोई दो राय नहीं। इवन ब्रिटिश थिंक टैंक्स और ब्रिटिश पार्लियामेंट्स इसके बारे में सारी चीजें कह चुके हैं।
लेकिन कराला स्टोरी को एक तो कई हफ्ते तक लटका के रखा सेंसर बोर्ड ने, और फिर सर्टिफिकेट दिया। उसमें कहा कि दरअसल इसमें है ना, आईएसआईएस को इतना हॉरिबल शो किया गया है कि इससे जनरली मुसलमानों में नफरत आएगी। अब एक तरफ आप टेररिस्ट को अपीज कर रहे हो, इसका मतलब एक तरफ आप कहते हो कि टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं है, हम्म। ये जो है टेररिस्ट हैं, लेकिन इनके बारे में बात करो तो इस्लामोफोबिया। तो इट मीन्स कि ऑन द अदर हैंड यू आर एक्सेप्टिंग कि दीज टेररिस्ट आर मुस्लिम्स। तो ये सारा हिसाब किताब है, यहाँ पे वाकई बहुत मामलात खराब हैं। इस्लाम के हवाले से जगह जगह हम अभी मैं जाऊंगा सब्जी तरकारी लेने के लिए, बेगम कहे कि जाओ ले आओ, वहां जाऊंगा तो वहां पे एक आदमी स्टॉल लगा के मेन बाजार के बीच में खड़ा होगा, जुब्बा पहन के अरबी, साथ में बुर्का पहने औरत होगी, लोगों को घेर रहे होंगे कि इस्लाम कबूल करो, ये देखो ये कुरान क्या कहता है, जन्नत की बशारत देंगे। अब सॉरी टू से अदिति जी, बात दरअसल ये है कि मैं फ्रांस में रहता था ना, आज से 25 साल पहले की बात है। तो वहां पे हमारे घर में सुबह पब्लिसिटी आती थी, पेपर पब्लिसिटी। वो एक कैबरे की आती थी, फ्रांस के कैबरे दुनिया भर में मशहूर हैं। उस पर लिखा होता था कि द बेस्ट गर्ल्स इन द वर्ल्ड, बेस्ट अल्कोहल इन द वर्ल्ड, आपको जबरदस्त क्लब मिलेगा वहां पे, माहौल पूरा मंजर कशी कैबरे की जाती है। ये जो बाजार में खड़ा मौलवी, वो भी जन्नत का ऐसा ही नक्शा बता रहा होता है कि आपको जन्नत में शराब की नहरें मिलेंगी, दुनिया की बेस्ट शराब होगी, वहां पे 72 हूरें होंगी, आपका ये वो पूरा एज इट इज। मुझे जब मैं इनकी बात सुनता हूँ तो मुझे वो कैबरे की पब्लिसिटी याद आती है। तो एक गरीब आदमी, मुसीबत का मारा, जिसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा टेंशन होंगी, वो इजीली अट्रैक्ट हो जाता है। तो इस हम्म। तरह यहाँ की डेमोग्राफी में मामलात खराब हो रहे हैं। अथॉरिटीज कुछ क्यों नहीं कर रही हैं सर? अथॉरिटीज, अभी आपने जिस तरह से बताया कि आपने कहा कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे शरीयत, अगर मैं आपको सही से सुन पाई, आपने कहा कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे शरीयत को लागू किया जा रहा है, शरिया कानून चलता है। देखें, प्राइवेटली ये तो सरकारी तौर पे या लॉ तो नहीं बना सकते ना ये मुसलमान, हम्म। लेकिन हम्म। कुछ इलाकों में, अब जैसे एक मिसाल है कि आज से कुछ साल पहले की बात है, एक पार्क में हम बच्चे जब छोटे थे, अब तो बच्चे बड़े हो गए, यहाँ पे लंदन में शाम को पार्क में गए, वहां पे पर्चा लगा हुआ था A4 का, गेट के ऊपर और ग्रिल्स के ऊपर, कि प्लीज डोंट ब्रिंग योर डॉग्स, वी डोंट लाइक डॉग्स। समझे? तो इस तरह की चीजें करते हैं, जिसको बाद में पुलिस वुलिस आकर, अथॉरिटीज आकर उखाड़ देती है, उस पर किसी का नाम तो नहीं लिखा होता। लेकिन सरकार का आपने जैसा कहा ना, तो भाई इंडिया में भी तो वक्फ बोर्ड और क्या कुछ है, सरकार क्यों नहीं कर रही? सरकार की एक मजबूरी होती है, सरकार सिविल वॉर नहीं चाहती। ये लड़ाका लोग हैं, ये लड़ने मरने पे आ जाते हैं। एक नूपुर शर्मा एक बात करती है तो कितने लोग मार दिए जाते हैं, कितने लोगों को टेरराइज किया जाता है। एक काजल हिंदुस्तानी लव जिहाद पे सच्ची बात कर देती है, उस पर क्या कुछ नहीं होता। तो सरकार यहाँ की हो या हिंदुस्तान की हो, कोशिश उनकी ये होती है कि सिविल वार ना हो जाए। एक्शन तो सख्त ही लेना पड़ेगा आपको, और जब आप सख्त एक्शन लेंगे इनको रोकने के लिए, तो ये लड़ने मरने पे ना आ जाएं। इसमें मैं एक बात बताऊंगा कि फ्रांस का मॉडल हमें अपनाना चाहिए। फ्रांस में आज से 3-4 साल से पहले से, ये जब चार्ली हेब्दो के कार्टून वाला मामला आया और उसमें डेनियल पैटिक को मार दिया गया था, जो टीचर था, उसके बाद फ्रांस ने बड़े सख्त कदम उठाए हैं। फ्रांस ने सारी मस्जिदों को स्क्रूटनी की है और उनको नेशनल सिस्टम में लाए हैं, उनके ऊपर नजर होती है, उनकी चीजों को मॉनिटर किया जाता है। फॉरेन फंडिंग खत्म कर दी मस्जिदों की, कई मस्जिदें बंद कर दी, कई मौलवियों को डिपोर्ट कर दिया, कई एनजीओस बंद कर दिए, और इस पे थोड़ा बहुत रेजनमेंट आया, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सका। तो मैं समझता हूँ कि एक बार ये कड़वा घूंट भरना पड़ेगा, चाहे वो ब्रिटिश सरकार हो, चाहे वो इंडियन सरकार हो। एक आप जैसे कल आप शायद दिल्ली में हैं, कल दिल्ली में एक लड़की को किस तरह बेरहमी हम्म। से मार दिया गया। देखें ये चीजें, और फिर आप कहो कि नहीं लव जिहाद नहीं है ये, तो फिर क्या है? मुझे ये बता दे कोई, ये क्या है? आजकल आप देख रहे हैं, मैं तो बहुत ज्यादा इंडिया को फॉलो करता हूँ, तो आजकल आप देखते हैं कि एक लड़की मुसलमान, एक लड़का हिंदू स्कूटर पे जा रहे हैं, रास्ते में मुसलमान रोक के उनको बदमाशियां कर रहे हैं। कई वीडियोस ऐसी वायरल हुई हैं कि तुम हमारी मुसलमान लड़की को लेके जा रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं ना कि वन साइडेड।
और यह इस्लाम की हमारी टीचिंग है, वो ये है कि एक मुसलमान लड़का है ना, वो किसी से भी शादी कर सकता है। लेकिन एक मुसलमान लड़की है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमान से शादी कर सकती है। तो ये लव जिहाद जो है ना, ये एक रियलिटी है। ऐसा कोई एक केस नहीं है, कई केसेस हैं। निकिता तोमार से लेके खाली हम पिछले 3-4 साल के केसेस उठाएं तो आपके सामने 40-50 केस तो आ जाएंगे। और उसमें ये होता है कि इंटर कम्युनल शादी का मैं खिलाफ नहीं हूँ। एक मिसाल है, मेरा बेटा या बेटी किसी दूसरे धर्म की दूसरी एथनिसिटी से शादी करते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, बंदा सही होना चाहिए, बंदी सही होनी चाहिए। लेकिन लव जिहाद में क्या होता है कि मैं मुसलमान हाथ में कलावा बांधूंगा, नाम रखूंगा रमेश, और मैं किसी हिंदू लड़की को झूठ बोल के फंसाऊंगा। फिर वो मेरे प्यार में पागल हो जाएगी, तो मैं शादी करके उसको बताऊंगा कि मैं तो मुसलमान हूं, अब तुम भी इस्लाम कबूल करो। वो लव जिहाद है। इंटर कम्युनल मैरिज में कोई हर्ज नहीं है। ये आजकल का ग्लोबल वर्ल्ड में मैं समझता हूँ कि ये एक नॉर्मल चीज़ है कि कोई भी लड़का लड़की एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग होती है, शादी करते हैं, उसमें धर्म, एथनिसिटी या नेशनैलिटी शुड नॉट बी ए प्रॉब्लम। लेकिन झूठ बोल के जो चीज़ की जाती है ना, वो गलत है। तो ये आपने अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। जब इंडिया में इस तरह के इंसिडेंट्स पर बात की जाती है या लव जिहाद की बात की जाती है, तो ये कहा जाता है इस्लामोफोबिया है। ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे फिर? देखें, मसला ये है कि इस्लामोफोबिया है ना, वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इन फैक्ट हिंदू फोबिया आजकल तो चला हुआ है। अगर देखा जाए ना, तो हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहे हैं। अब एक मिसाल है कि मैं कहूं कि एक हाफिज कुरान बुरहानुद्दीन वानी टेररिज्म करता था, तो आप फौरन एक मौलवी आके कह दे कि ये तो इस्लामोफोबिया है। भाई, इसमें मैंने झूठ क्या कहा? अगर मैं कहूं कि एक सऊदी अरब का आलिम फाजिल उसामा बिन लादेन दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, तो एक अगर मुसलमान कहें कि ये इस्लामोफोबिया है। मसला ये है कि इस दुनिया में 56 इस्लामिक मुल्क हैं। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में अपनी यूनिटी की बुनियाद पे और वेस्ट के कंट्रीज जो अपीसमेंट करते हैं उसको बेस बना के यूनाइटेड नेशन से इन्होंने रिजोल्यूशन पास करा लिया 2020 में, शायद इस्लाम 2021 में, इस्लामोफोबिया के ऊपर। होना ये चाहिए कि रेजोल्यूशन शुड बी रिलीजियंस फोबिया। रिलीजन फोबिया होना चाहिए जिसमें किसी भी धर्म का आप बेइज्जती ना करें। अदिति जी, मुझे कोई हक नहीं है कि मैं किसी भी धर्म के स्पिरिचुअल लीडर्स जो हैं उनके बारे में, उनकी टीचिंग के बारे में गलत या बदतमीजी ना करूं। लेकिन अगर एक धर्म का मानने वाला मैं हूं, एक मिसाल है कि मैं एक मुसलमान हूं, अगर मैं टेररिज्म करता हूं तो उसके बारे में बात करने की इजाजत सबको होनी चाहिए और उसके लिए एक्शन भी लेने चाहिए। भारत का केस जरा मुख्तलिफ है। भारत का केस तो मैं बड़ा, मुझे वो होता है कि भारत में इस्लामिक जो अपीजमेंट है ना, वो हद से ज्यादा होती है। मैं यूनाइटेड नेशंस के साथ 1994 से काम कर रहा हूँ, 29 साल हो अच्छा। गए। मैं माइनॉरिटी इश्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिवली काम किया है। मैं हैरान होता हूं कि भारत कहने को कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म है, लेकिन सेक्युलरिज्म में तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी होता नहीं है। ये इंग्लैंड भी सेक्युलर है, यहाँ पे कोई माइनॉरिटी नहीं है। सेक्युलरिज्म का मतलब है सब बराबर, सबके राइट्स बराबर। तो उसमें माइनॉरिटी कहां से आ गई? माइनॉरिटी के राइट्स कहां से आ गए? माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि आपका ये रिजर्वेशन, आपको रमजान में चावल की बोरियां जाएंगी, आपके ये चीज, आपका वो चीज, आपकी मस्जिदों के मुअज्जिनों की सैलरीज दी जाएंगी, आपकी मस्जिदों की जो फंडिंग है वो आपकी होगी, मंदिरों की फंडिंग सरकार की होगी। ये सब तो फिर सेक्युलरिज्म ना हुआ। अगर हम्म। पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, सेक्युलरिज्म नहीं है, वहां पे माइनॉरिटी एग्जिस्ट करती है, रिलीजियस माइनॉरिटीज। हम्म। लेकिन भारत एक सेक्युलरिज्म है, अमेरिका एक सेक्युलरिज्म है, वहां पे माइनॉरिटी नाम की कोई चीज नहीं होती, भारत में है। तो इसीलिए मैं भारत के सेक्युलरिज्म को सिक्युलरिज्म कहता हूं कि ये एक बीमारी है। ये सेक्युलरिज्म नहीं है। या तो आप प्योर सेक्युलरिज्म इम्पोज करें भारत में, या फिर आप कहें भारत इज ए हिंदू राष्ट्र, वहां पे मुसलमान भी माइनॉरिटी है, क्रिश्चियन भी माइनॉरिटी है, बाकी सब फिर माइनॉरिटी बनती है। लेकिन आप एक तरफ सेक्युलरिज्म भी करते हो
और उसमें जो मेजोरिटी है उसके राइट सब्जुगेट करके आप माइनॉरिटी को, सो कॉल्ड माइनॉरिटी सेक्युलरिज्म में होती नहीं। फिर दूसरा, दुनिया का ओनली कंट्री है भारत जहां पे वक्फ बोर्ड है। पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, यूके में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, कहीं भी नहीं है। भाई काय को वक्फ बोर्ड है? ये वक्फ बोर्ड क्या चीज होती है? एक स्टेट विद इन स्टेट आपने बनाई हुई है। फिर हिंदुओं का वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है? फिर हिंदुओं का भी वक्फ बोर्ड बनाए, फिर क्रिश्चियनों का भी बनाए, उनके भी चर्चों को उसमें लें, फिर सबका बनाए। मुसलमानों को वक्फ बोर्ड दिया हुआ है। फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक मतलब बहुत बड़ा जुर्म है कि किसी भी देश की, एक मिसाल है, मक्का है, मक्का में आज जाके कोई कह दे कि वहां पे तो बुत थे, वहां पे तो पहले बुत थे, बुत रखो, तो वहां पे समझ में आता है कि सिक्योरिटी है, क्योंकि वो इस्लाम की बर्थ प्लेस है। वो यही चीज आपने इधर की, मक्का में आप नहीं बनाने दोगे बुत, काशी विश्वनाथ में आप ज्ञानवापी मस्जिद बनाने दे रहे हो। मैं मथुरा गया था, आप यकीन माने मुझे इतना दुख हुआ जब मैं बाहर खड़ा होकर देख रहा था कि दीवार से दीवार मिल रही है। भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि है उसकी दीवार से दीवार मिली हुई है मस्जिद की। कोई मुसलमान एक्सेप्ट करेगा इसको मक्का में या मदीना में या कहीं भी? तो ये चीजें भारत में ये है, दुनिया में और कहीं नहीं है। यहाँ पे मैं बेल्जियम में 20 साल रहा हूँ, बेल्जियम में हिटलर से नफरत की जाती है, क्योंकि हिटलर ने वहां पे कंसंट्रेशन कैंप बनाए थे, वहां पे लोगों के ऊपर अत्याचार किया था। यही भारत में मुगलों ने किया था, खिलजियों ने किया था। खिलजियों ने आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन उसी नालंदा के ट्रेन स्टेशन का नाम आज भी बख्तियारपुर है। तो ये चीजें भारत में बहुत खराबियां हैं, सुधारे की जरूरत है। सुधारा आसानी से नहीं होता। मैं अपने बच्चे को बचपन से लाड प्यार दे दे के नाजायज बातें पूरी करके बिगाड़ूंगा ना, जब सुधारे के वक्त आऊंगा तो मुझे थोड़ी उसके ऊपर सख्ती करनी पड़ेगी। वो तो बगावत करेगा, वो तो कहेगा कि नहीं मैं अपने राइट्स नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो नाजायज राइट्स हैं जो मैंने लाड प्यार में ज्यादा दे दिए थे। ये भारत में 47 के बाद से होता रहा। अदिति जी, इस बात टॉपिक पे एक आखिरी बात कहूंगा। भारत में खास तौर पे मुसलमानों ने एक मूवमेंट चलाई कि हमारा हिंदुओं के साथ गुजारा नहीं, हमें अलग देश दो। एक अलग देश दिया गया। होना तो ये चाहिए था कि भाई तुम्हारा देश है, ईस्ट वेस्ट भारत दोनों तुम्हें दे दिए हैं, जाओ उधर आराम से अपने राइट्स एंजॉय करो, अपने मजहब को फ्लोरिश करो, सब कुछ करो। नहीं, इधर ही बैठ गए, आधे इधर ही बैठ गए। अब कम से कम उनको शर्मिंदा होना चाहिए और आपको उनको शर्मिंदा करना चाहिए। बजाय इसके आपने इनको एजुकेशन मिनिस्ट्री दे दी, आपने इनके अपीजमेंट करते रहे, ये खराबियां पैदा की गई हैं। अब सुधारे की जरूरत है। आरिफ साहब, 2014 के बाद से आपने अभी सेक्युलर वर्ड पर एक टिप्पणी की थी। आपने कहा कि मुस्लिम्स को शर्मिंदा करना चाहिए। मैं जब किसी को देखती हूँ तो एज अ सिटीजन देखती हूँ, क्योंकि मेरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। हालांकि आपने जो एक पॉइंट उठाया माइनॉरिटी और मेजॉरिटी वाला, वो एक बहुत फंडामेंटल पॉइंट है और उस पर हम कई घंटों तक चर्चा कर सकते हैं। मैं डिबेट नहीं करूंगी इस पर, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट है जिस पर काफी बातचीत होनी चाहिए और गहन और बहुत ही डीप जाकर उस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है, अभी आपने अपीजमेंट का जिक्र किया, शब्द का इस्तेमाल आपने कई बार किया। 2014 में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई। आपको लगता है बावजूद उस गवर्नमेंट के पिछले 9 सालों में भी अपीजमेंट हुआ है? और मैं ये भी कहना चाहूंगी, जब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पर भारत के भीतर से लेकर भारत के बाहर तक मुस्लिमों को टारगेट करने के आरोप लगे। हकीकत क्या है वो सब जानते हैं, लेकिन एक प्रोपेगेंडा चलाया गया है। देखें, बात दरअसल ये है कि 2014 के बाद अपीजमेंट जो हो रही थी ना इससे पहले, वो तो कंटिन्यूड है ना। वक्फ बोर्ड तो अभी भी चल रहा है ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी चल रहा है, सब कुछ है। नरेंद्र मोदी जी के जमाने में थोड़ा बहुत करेक्शन की कोशिश हुई, लेकिन आफ्टर ऑल जैसे कि आपने कहा कि उनको शर्मिंदा करना चाहिए या नहीं,
तो देखें अब जो है सिटीजन भारत का, मुसलमान है, जो भी धर्म का है, वो सिटीजन है, उसके पूरे राइट्स हैं। लेकिन फजूल के लाड प्यार के खिलाफ मैं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको निकाल बाहर करें या आप उनके राइट्स उनको सेकंड क्लास सिटीजन दें, नहीं, वो बराबर हैं। भारत में सब बराबर होने चाहिए जो जायज नेशनल हैं। एक मिसाल है कि मैं पहला इंसान हूँ हमारी जनरेशन्स में जो हम्म। भारत में पैदा नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स भी गुजरात इंडिया में पैदा हुए और उनसे पहले हजारों साल। तो हम अफगान या सेंट्रल एशियन इन्वेडर्स की औलादे नहीं है, हम जन्म जन्म से भारतीय हैं। इसी तरह मेजोरिटी ऑफ मुसलमान जो भारत के हैं वो रिलीजन वाइज मुसलमान हैं, लेकिन वो जन्म जन्म से भारतीय हैं। ठीक है, वो उस जमीन पे रह रहे हैं। ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में सिंध में हिंदू रहते हैं, हम्म। वो पाकिस्तानी है नेशनल, लेकिन वो हजारों साल से उस जमीन पे रह रहे हैं। पाकिस्तान तो अभी 75 साल पहले बना है। तो सन ऑफ सॉइल हैं मुसलमान। ठीक है, उनके राइट्स इक्वल होने चाहिए, नाजायज ज्यादा राइट्स, और खासतौर पे ये पॉलिटिकल चीजें हैं जो ये वक्फ बोर्ड और ये वो, आम मुसलमान को क्या फायदा है। मैं जब 2004 में दिल्ली आया था हिंदुस्तान टाइम्स के एनुअल कन्वेंशन में, तो मैं चेक हम्म। करने गया था कि मुसलमान दिल्ली में किस हालत में रहते हैं। तो मैं जब उधर बादशाही मस्जिद, वो जामा मस्जिद के सामने बल्ली मुहाड़ा के इलाके में चांदनी चौक पे देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार ये मुसलमानों की हालत देखो, वाकई इंडिया बहुत जुल्म कर रहा है। लेकिन पता ये चला कि इनके लीडर इनको इस हालत में रखते हैं ताकि वो अपनी दुकानदारी चमका सकें। तो मुसलमानों को इन सारी चीजों का कोई फायदा नहीं। अब आपने बात की कि नरेंद्र मोदी जी के पीरियड में ये चीजें हैं, तो नरेंद्र मोदी जी के पीरियड में मुसलमानों के साथ इक्वल बल्कि बेटर ट्रीटमेंट हो रहा है। इस प्रोपेगेंडा बहुत हो रहा है, हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म, बीजेपी हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म को वो प्रमोट कर रही है, आरएसएस, बजरंग बल। दुनिया में किसी ने ये नाम नहीं सुने थे, आज दुनिया में बच्चे बच्चे को ये रटाया गया है। मैं लास्ट ईयर इंडिया आया था और 12-13 शहरों में मैं गया था। मैं हम्म। लखनऊ गया ना, तो वहां पे मेरी काफी मुसलमानों से मुलाकातें हुई। उन्होंने मेरे लिए काफी प्रोग्राम रखे, तो उसमें वो, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार सुना है ये आपका चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ तो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है। तो बोले जितना मुसलमानों को फायदा योगी जी के पीरियड में हुआ है, कभी नहीं हुआ। बोले घर बना रहे हैं वो फ्री के, उसमें हमारी पॉपुलेशन 17% है यूपी में मुसलमानों की, 40% घर हमें मिले हैं। बोले हमें योगी आदित्यनाथ जी के जमाने में जितना फायदा हुआ है, बोले यहाँ पे जो मुसलमान गैंगस्टर्स होते थे वो मुसलमानों को तो गुलाम बना कर रखा हुआ था, हमारे तो घरों में घुस के जिसकी जो मर्जी आती थी करते थे। लेकिन अब योगी जी के पीरियड में हम सुकून से रह रहे हैं। ये मुसलमानों के अल्फाज थे। मैं अपने पुरखों के गांव अहमदाबाद गया, वो अहमदाबाद के पास है आजक, हमारा फैमिली नेम आजक किया है, तो आजक हमारा गांव है। 200-250 की आबादी है। मेरे पिताजी वहां से बचपन में उठ के आ गए थे दादाजी के साथ। अब 75 साल बाद एक आदमी आजक वालों को कांटेक्ट करता है कि ये मेरा गांव है, मैं आ रहा हूँ। तो जब मैं पहुंचता हूँ तो पूरा गांव मेरे स्वागत के लिए खड़ा था, और पूरा 24 घंटे में मैं रहा वहां पे, मुझे बादशाह की तरह रखा उन्होंने, इतनी अपनाइयत। तो वहां पे मुझे जो पंचायत के जो सरपंच थे वो, और मुसलमान और सब थे, तो मुझे उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार मैंने सुना है भारत में ये कास्ट सिस्टम बहुत है, दलित ये वो, लेकिन ये 200 आदमी पूरे का पूरा गांव यहाँ बैठ के चादर बिछा के जमीन पर हम लोग खाना खा रहे हैं। मुझे बताएं इनमें कौन है दलित भाई, कौन मुसलमान है, कौन ब्राह्मण है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही ये सब कैसे है। बोला नहीं यहाँ पे ये सब सोशल मीडिया पे चलता है, यहाँ पे ग्राउंड पे ऐसा नहीं है। मैंने कहा अच्छा ये बताएं, मेरे पिताजी और दादाजी यहाँ से भाग के गए थे कि यहाँ पे हमला होने वाला है 47 में और मार कुटाई होगी। बोले हाँ कोई नहीं आया था, आपके घर वाले चले गए थे, बाकी मुसलमान तो यहाँ बैठे हुए हैं और किसी ने हमला नहीं किया। मैंने कहा 75 साल में कभी कोई झगड़ा? बोला कभी नहीं हुआ झगड़ा। मैंने कहा अच्छा मैं यहाँ पे मंदिरों में जाना चाह रहा हूँ इस गांव के। तो वो मुसलमान जो भाई थे उन्होंने कहा आप मंदिर में जाएंगे? मैंने कहा मेरे पिताजी दादाजी मुसलमान थे, उससे ऊपर तो हिंदू ही थे ना भाई। तो मेरे पुरखों की आत्मा को शांति होगी कि हमारा एक बंदा हमारे मंदिरों में गया। तो उन्होंने कहा 3 मंदिर हैं, तीनों में मैं गया। तो जब मैं मंदिर में गया तो मुझे हिंदू लोग अंदर लेके गए, मुसलमान बाहर फुटपाथ पे बैठ गए।
फिर मैंने कहा कि अब मुझे मस्जिद में ले जाएँ, क्योंकि उस मस्जिद में मेरे पिताजी ने पहली बार नमाज़ पढ़ी होगी। तो वहाँ गए तो हिंदू बाहर बैठे थे, मुसलमान मुझे अंदर लेके गए। ऑन ग्राउंड आम आदमी में नहीं है वो चीज़ जो पॉलिटिसाइज़ की जा रही है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। बेस्ड ऑन रिलीजन, एथनिसिटी सबको बराबर राइट दिए। कहीं-कहीं मुसलमान को उनके राइट से ज़्यादा राइट्स मिले हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुसलमानों से डिस्क्रिमिनेट करें, सब्जुगेट करें, आप कानून चेंज करें। आपको कानून चेंज करने की ज़रूरत है। देखें, ये इंग्लैंड है। मैं यहाँ पे एक बीवी है मेरी। मैं दूसरी शादी करूँगा ना, तो ऑन पेपर वो मेरी मिस्ट्रेस कहलाएगी, बीवी नहीं कहलाएगी। मुझे दूसरी शादी अलाउड नहीं है। भारत में क्यों है भाई अलाउड? एक कानून होना चाहिए ना। बनाना रिपब्लिक में सबके अपने-अपने कानून होते हैं। एक सिविलाइज़्ड सोसाइटी में सबका एक कानून होता है। तो एक कानून चाहिए। भारत में आपको तब्दील करने की ज़रूरत है, किसी के साथ ज़्यादती करने की ज़रूरत नहीं है। आरिफ साहब, अभी आपने जो बातें उठाई, इन पर मैंने काफ़ी डिबेट की है। यूसीसी को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी आप एक कानून की बात कर रहे थे, तो भारत में भी ये बात हुई है, एक देश एक कानून। बीते कुछ महीनों पहले भारत में हिजाब को लेकर डिबेट हुई। स्कूल में यूनिफॉर्म, तो उस पर मुझे कई बार मौका मिला असदुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम के प्रमुख, उनसे बात करने का। और वो हर बार आकर मुझसे कहते थे कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है। आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 29 तक माइनॉरिटीज के राइट्स गारंटीड है। मुझे मेरा कल्चर को फॉलो करने का अधिकार है। मुझे मेरी संस्कृति को, अपनी कस्टम्स को फॉलो करने का अधिकार है। इसके अलावा उनका एक और स्टेटमेंट था, उसमें उन्होंने कहा, और उनकी वो स्पीच मैंने अपने कई डिबेट्स में उसे उठाया है सेक्युलरिज्म के ही संदर्भ में। और उसमें वो कहते थे, दलितों ने नेता चुना, यादवों ने नेता चुना, पिछड़ों ने नेता चुना, मुसलमानों अपना नेता चुन लो। फिर उनसे क्या कहेंगे आप? देखें, उन्होंने जितने हवाले दिए हैं ना, उसमें सिर्फ़ एक बात कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बैठ के पढ़ें। अगर सेक्युलरिज़्म है तो फिर माइनॉरिटीज़ के राइट्स नहीं होते। मैं आपको इंटरनेशनल लॉ की बात बता रहा हूँ। मैंने 29 साल यूएन में काम किया है, माइनॉरिटी वर्किंग ग्रुप माइनॉरिटीज़ के हर साल 2 सेशन होते हैं, मैं उन 2 सेशंस को अटेंड करता हूँ। मैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सेशन 29 साल से 3 सेशन होते हैं साल में, ये जून में होगा, 3 हफ्ते का सेशन मैं 1 हफ्ते के लिए जाऊँगा, ठीक है? नहीं होता अब असरुद्दीन अवैसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से जितने भी गिनवाए माइनॉरिटीज़ के, वो गलत है। या फिर आप बिगिनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म हटा दें, हिंदू राष्ट्र लिखें, फिर आप माइनॉरिटीज के राइट में। तो माइनॉरिटीज जब एग्जिस्ट ही नहीं करती आपके सेक्युलरिज्म में, आप मसला असदुद्दीन अवैसी टाइप के लोगों का जो कि अपनी चौधराहट कायम करते हैं, आप मुझे ये बताएं कितने जलसे करते हैं, कितने आंदोलन करते हैं? आपने कभी इनके आंदोलन में इनके बेटे बेटी को देखा? आम मुसलमान को ला रहे हैं, बेटा बेटी अमेरिका में पढ़ते हैं। ये अकबरुद्दीन अवैसी का बेटा, अभी इसने कैलिफोर्निया से डॉक्टरी की है, अकबरुद्दीन अवैसी के बेटे ने। असदुद्दीन अवैसी का दामाद अमेरिका में पढ़ के आया। आंदोलन के लिए आम मुसलमान को बिठाते हैं, तो ये मुनाफिक हैं, हिपोक्रेट्स हैं। असदुद्दीन अवैसी की दुकान ही इस बुनियाद पे चलती है कि ये मुसलमानों को झूठे उस पे लगा के रखो, अपने घर वालों को। आप मुझे ये बताएं, राना अय्यूब इतनी बड़ी लिखारी बनती है, इसने कल जो दिल्ली में वाकया हुआ उस पे कोई ट्वीट की? नहीं करेगी। इसने आज तक, मुसलमान क्या गलत काम नहीं करते, खाली हिंदू ही करता है दुनिया में गलत काम। हर बार हिंदू के बारे में लिखेगी, कभी इसने मुसलमान की किसी गलतकारी पे। तो जर्नलिस्ट आप हैं, आप बायस नहीं करेंगी, आप खबर देंगी, आपका काम है खबर देना, चाहे वो मुसलमान गलत करे कि हिंदू करे। उनका आप ट्विटर अकाउंट देख लें, आरफा खानम शेरवानी का देख लें, जुबैर का देख लें, एक बार भी मुसलमान की किसी गलतकारी को नहीं दिखा रहे। ये मुसलमान लिखारियों का, लीडरों का कर्तव्य है भारत में कि बस एक फेक प्रोपेगेंडा चलाते रहो। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि राना अय्यूब, जब आपको वो हिजाब वाला मुस्कान लड़की का वाकया हुआ था, तो उस पे ट्वीट करती है कि एंजॉयिंग माय टाइम इन स्विमिंग पूल ऑफ केरला विथ माय फैमिली, और 5 मिनट बाद ट्वीट करती है कि आई स्टैंड विथ हिजाब। यार इससे बड़ी, ठीक है?
दूसरी बात ये है कि अरफा खानम शेरवानी, राना अयूब कहते हैं मदरसा इज नेसेसरी। मुझे कोई बता दें इनकी फैमिली के कितने बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं? ये तो फ्रांस, यूके, अमेरिका में अपने बच्चे पढ़वाते हैं, या उधर भी भारत में भी जो पढ़ते हैं तो वो ग्रामर स्कूल में और इधर-उधर पढ़ाते हैं। इनमें से कोई एक अपना बच्चा मदरसे में पढ़ाता है? मदरसा एजुकेशन के बाद बच्चा क्या लेके बाहर निकलेगा, मुझे ये बता दें सिर्फ कोई। अभी पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है, लास्ट वीक एक मदरसे ने 1 मिलियन बच्चे हाफिज कुरान पैदा किए। मैंने इस पे पूरा एक प्रोग्राम किया है, मैंने कहा भाई साहब ये बच्चे दुनिया में क्या प्रोड्यूस करेंगे? नफरत ही प्रोड्यूस करेंगे ना, क्योंकि कुरान तो साफ कहता है कि खाली मुसलमान करेक्ट है, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। दिस इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये मतलब आपके मुसलमान लिखारी, असदुद्दीन अवैसी जैसे लीडर्स, इनके बारे में क्या कहूँ? महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं, उनकी बेटी कहाँ पढ़ती है? ये यूरोप में। जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ था, तो महबूबा मुफ्ती की बेटी ने यूरोपियन पार्लियामेंट में जाकर रिक्वेस्ट की थी कि भारत पे सैंक्शंस लगाएं। ये इनकी देशभक्ति है, उस भारत की जिसका सारी जिंदगी खाते रहे, 5 स्टार लाइफ गुजारते रहे। ये अब्दुल्ला खानदान, इनके बच्चे कहाँ पढ़े हैं? मदरसों में पढ़े हैं। ये उमर अब्दुल्ला मदरसे से पढ़ के निकला है क्या? तो ये हिपोक्रेसी है इनकी। भारत में लीडरशिप को स्ट्रांगली आगे आना होगा। अगर सिर्फ ये सोच के अगर लीडरशिप कर भाई इलेक्शन हार जाएंगे, तो फिर सुधारा कैसे होगा? आपका एक छोटा-सा कानून आप सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, वो भी आज तक लागू नहीं कर सके। हालाँकि पार्लियामेंट से पास हो गया, सब कुछ हो गया, आज भी उनको नेशनलिटी नहीं मिली। मैं गया था जोधपुर, मैं उन सिंध के हिंदुओं को की बस्ती में जाके उनके साथ रहा, रात भर रहा, उनके साथ प्रोग्राम किए, इंटरव्यूज़ किए। हम्म। पास हो चुका है कानून सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट का, उनको नेशनलिटी नहीं मिल रही। नेशनलिटी नहीं मिल रही तो इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, इनको जॉब्स नहीं कर सकते, इनकी हेल्थ के इश्यूज हैं, इनके सारे इश्यूज आउटस्टैंडिंग है। थैंक यू सो मच आरिफ साहब, आई रियली एंजॉयड आवर कॉन्वर्सेशन। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना वक्त आपने दिया और अपने जो विचार हैं वो हमारे साथ शेयर किए हैं। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।